हम लोग पेमेंट डिजाइन के बारे में पढ़ रहे हैं। पीछे इंट्रोडक्टरी पार्ट को ख़त्म कर लिया है। आज के लेक्चर में पेमेंट कितने तरह के होते हैं, उनके बीच में डिफरेंस क्या होता है, उसकी स्टडी करेंगे। मुख्य पेमेंट दो तरह के होते हैं, एक फ्लेक्सिबल होगा, दूसरा रिजिड होगा। फ्लेक्सिबल पेमेंट में लेयर सिस्टम में लोड ट्रांसफर होता है, जबकि रिजिड पेमेंट में एक पोर्टलैंड सीमेंट की कंक्रीट स्लैब होती है जो कि वाइटर एरिया सबग्रेड पे लोड स्टेशन को डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग इनके बीच में डिफरेंस, इनके लेयर्स क्या होते हैं, उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो पेमेंट टाइप्स जनरली दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज फ्लेक्सिबल पेमेंट। फ्लेक्सिबल पेमेंट सेकेंड होता है रिजिड पेमेंट। फ्लेक्सिबल पेमेंट में जैसा हम लोग जानते हैं, बिटुमेन का, एस्फाल्ट का यूज किया जाता है टॉप लेयर में, दैट इज हाईएस्ट क्वालिटी मटेरियल। उसके बाद में एग्रीगेट, बेस और सब बेस में रखे जाते हैं, जो कि लेयर सिस्टम में सबग्रेड पे लोड को ट्रांसफर करते हैं। जबकि रिजिड पेमेंट में एक आरसीसी एक पोर्टलैंड सीमेंट कंक्रीट की स्लैब बनाई जाती है, जो स्लैब वाइडर एरिया में लोड को, जो भी ट्रैफिक लोड है, उसको ट्रांसफर करती है। तो जैसा किसी भी स्ट्रक्चर में जो फाउंडेशन, जो भी लोड है, जो उसके नीचे सॉइल हो, उसको क्या कहते हैं, मस्ट कैरी विदाउट फेल। तो सेम पेमेंट के केस में भी जाता है। यदि कोई भी लोड आ रहा है, ट्रैफिक का लोड आ रहा है, तो जो नीचे सॉइल है, मस्ट सपोर्ट एंड शुड नॉट डिस्टार्ट एंड फेल। So, as in case of structure, अंडरलाइंग लेयर, जो उसके नीचे अंडरलाइंग लेयर, इन केस ऑफ स्ट्रक्चर जो अंडरलाइंग लेयर है, मस्ट कैरी द लोड प्लेस्ड ऑन इट। वो विदाउट फेल उस लोड को कैरी करना, यही प्रिंसिपल है फॉर स्टेबल फाउंडेशन का। सो एज इन केस ऑफ स्ट्रक्चर, अंडरलाइंग सॉइल must carry the load that placed on it, the load that placed on it, the load that placed on it. Having mentioned that, हमने बताया कि जो भी फाउंडेशन के नीचे सॉइल है, उसको जो भी लोड ऊपर से आ रहा है, that must carry safely. Having said that, having mentioned that, the function of payment is to distribute load underlying soil at a magnitude that it will not distort and shear the soil. तो जो पेमेंट का फंक्शन होता है कि उस मैग्नीट्यूड से वो ऐसा डिजाइन किया जाए कि उस मैग्नीट्यूड से जब लोड को ट्रांसफर करे, तो जो अंडरलाइन सॉइल है, इट शुड नॉट shear or distort. अल्टीमेटली शुड नॉट फेल, इट शुड नॉट shear में उसमें फेल हो जाए, और जो उसके ऊपर में अप लेयर है, उस पर क्या कहते हैं, डिप्रेशन आ जाए, पॉट होल्स बन जाए, और उसके बाद में पेमेंट क्या कहते हैं, डिस्टार्ट और खराब हो जाए। अब अंडरलाइंग सॉइल मस्ट बी सच दैट इट शुड सपोर्ट जो भी लोड उसके ऊपर आ रहा है, इट शुड सपोर्ट। अब लोड कितना आना चाहिए, दैट इज पार्ट ऑफ डिजाइन, कि हम जो सॉइल हम प्लेस कर रहे हैं, जो सीवीआर की सॉइल प्लेस है, वो कितना लोड कैरी कर सकती है, हम उसका डिस्ट्रीब्यूशन, उसका थिकनेस कितना होना चाहिए, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। So, having mentioned that, the function of the payment function to distribute
to distribute traffic load onto soil, onto subgrade we can write, onto subgrade at a magnitude, at a magnitude at a magnitude that will not distort or shear the soil, at a magnitude that will not distort or shear the soil. That will not distort the that will not distort the soil and shear. Distort and shear the soil. तो इसमें हम लोगों ने देखा कि जो पेमेंट का फंक्शन होता है इज टू डिस्ट्रीब्यूट द लोड ओवर द सब ग्रेड इस मैग्नीट्यूड में डिस्ट्रीब्यूट करे कि जो अंडर नीथ सॉइल है इट शुड नॉट फेल इन शियर और शुड नॉट डिस्टार्ट. सो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन जो रिजिड पेमेंट और फ्लेक्सिबल पेमेंट में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो लोड स्ट्रेसेस है कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. इन केस ऑफ रिजिड पेमेंट इट डिस्ट्रीब्यूट ओवर द लार्जर एरिया ऑफ द सब ग्रेड. तो इसमें जो स्ट्रेस होगा ड्यू टू वर्टिकल कंप्रेशन लोड वो बहुत मिनिमम होगा एंड जो रिजिड पेमेंट में होगा वो बहुत मिनिमम होगा, इसलिए इसका थिकनेस भी कम हो जाता है. जो पेमेंट थिकनेस है वो इट विल बी कंसिस्टिंग ऑफ ए स्लैब, अंडरनीथ देयर विल बी लीन कंक्रीट एंड देयर विल बी सम बेस मटेरियल एंड देन सबग्रेड. एंड इन केस ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट उसमें एक सरफेस कोर्स होगा दैट विल बी कंसिस्टिंग ऑफ ए बियरिंग कोर्स एंड देन इट विल बी कंसिस्टिंग ऑफ ए binder course. Then there will be a base course that is known as a WMM or WMM or WBM with mixed macadam. Then there will be drainage layer that will be known as a GSB, and thereafter there will be subgrade. So a wider area में distribute करता है, whereas in flexible payment load is localized and stress is distributed through the layers. जो उनके लेयर के जो मटेरियल होगा उसकी कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर में वो कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करता है, सो दैट यहाँ पे तो मैक्सिमम स्ट्रेस है, बाय द टाइम इट रीचेस टू सॉइल सबग्रेड इट रिड्यूसेस. सो रिजिड पेमेंट जो फंक्शनल स्ट्रक्चरल डिफरेंस होता है रिजिड पेमेंट में फ्लेक्सिबल पेमेंट में. रिजिड पेमेंट जो पेमेंट होता है इट हैज हाई स्टिफनेस. रिजिड पेमेंट हैज हाई स्टिफनेस and flexural strength and flexural strength. It transfers load stresses of traffic onto wider area of subgrade. And in case of flexible payment,
Flexible pavement has a very low or negligible flexural strength. इट इज बिकॉज ऑफ इस लेयर सिस्टम। और जो लेयर होगा, जो उसके मटेरियल होंगे, उसकी करेक्टरिस्टिक पे इसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी डिपेंड करती है। फ्लेक्सिबल लोड कैरिंग कैपेसिटी लोड कैरिंग कैपेसिटी डिपेंड्स upon the characteristic of layers। जो लेयर की कैरेक्टरिस्टिक होगी, जैसे कि जो पहला लेयर होगा हमारा हाईएस्ट क्वालिटी मटेरियल का होगा, जैसे बिटुमिनस का बाइंडर कोर्स होगा, तो उसको मैक्सिमम स्ट्रेस को लेगा। देयर आफ्टर इट विल बी WMM which will take more stress than GSP, then subsequently it will transfer to the substrate। तो जो उसके कैरेक्टरिस्टिक हैं, उनके CBR वैल्यूज और उनके इम्पैक्ट मतलब जो भी स्ट्रेंथ है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक पे उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी फ्लेक्सिबल पेमेंट की डिपेंड करेगी। ये टिपिकल क्रॉस सेक्शन ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट है। इट इज कंसिस्टिंग ऑफ ABCD। ए इज टॉप मोस्ट हाई क्वालिटी मटेरियल, बाइंडर कोर्स एंड वियरिंग कोर्स। इसको हम लोग सरफेस कोर्स भी कहते हैं। सो ए इज सरफेस कोर्स, thereafter and there will base course which is also of high strength। इन मटेरियल पार्ट में हम लोग इसके स्पेसिफिकेशंस को पढ़ेंगे। यहाँ जान लेना जरूरी है कि इट इज सुपीरियर क्वालिटी मटेरियल, बट इसमें बाइंडर नहीं होता, अनबाउंडेड होता है। एक ग्रेन टू ग्रेन क्या करते हैं, कॉन्टेक्ट से लोड को ट्रांसफर करता है टू दी लेयर अंडरनीथ। सो सेकेंड इज ए बेस कोर्स। Base course. See, this is a drainage layer of GSP. It is having characteristic of vertical load carrying capacity, तो इसमें होती ही होती है। साथ में ये जो भी इनग्रेस वाटर है, इसको भी आउटर साइड में डिसिपेट करता है। सो सब बेस कोर्स। Then this subgrade, last is a subgrade which is very important, क्योंकि फ्लेक्सिबल पेमेंट के डिजाइन में सबग्रेड के CBR के ऊपर में ही इसके लेयर की थिकनेस डिपेंड करती है। यदि अच्छा CBR का, बहुत ही हाई CBR वैल्यू का ये कोई सबग्रेड है, तो हो सकता है कि उसके ऊपर में ये जो बेस और सब बेस प्रोवाइड किए गए हैं, ये बहुत थोड़ा प्रोवाइड किया जाए और डायरेक्टली क्या कहते हैं, वी कैन प्रोवाइड उसके ऊपर में बाइंडर कोर्स एंड बियरिंग कोर्स। तो इसके सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक पे क्या कहते हैं, थिकनेस ऑफ द लेयर्स डिपेंड करती हैं। तो जनरली सब जो इसका लोड कैरिंग कैपेसिटी होगा, जो सॉइल है, ये जो सबगेट की सॉइल है उसका 1.75 टन पर मीटर क्यूब से 1.80 क्यूबिक मीटर के बीच में इसका डेंसिटी होना चाहिए, या यूनिट वेट कहेंगे तो 17.5 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर का होना चाहिए। मिनिमम इतना मोड्स में दिया गया है, और ज़्यादा है तो अच्छी बात है। एंड देन मोड्स में इसका GSB का, WM का सबका स्पेसिफिकेशन दिया गया है सेक्शन 400 में, तो और सबजेक्ट का सेक्शन 300 में है, तो उसको अलग से हम लोग स्टडी करेंगे, अदरवाइज इट कैन बी रिफर्ड आल्सो। और जनरल थिकनेस जो है, दिस थिकनेस विल बी वेरी फ्रॉम से 120 से लेके 160 mm का बाइंडर कोर्स लिया जा सकता है। अभी तो डिजाइन में 110 तक का भी जा रहा है, तो ये डिपेंड करेगा कि 110 से लेके 160 mm तक का, डिपेंडिंग ऑन द सबग्रेड ये होगा। उसके ऊपर 40 से 50 mm का वियरिंग कोट होगा,
और जीएसबी का जो जीएसबी इसका 250, इसका लगभग 230 जीएसबी के लिए है। सब गेट का मिनिमम 500 का लेयर दिया गया, जिसको अलग अलग डिजाइन के हिसाब से हम लोग स्टडी के। यहाँ पे जान लेना जरूरी है कि इसकी थिकनेस जो है सब गेट पे डिपेंड करेगी। जो जैसा सब गेट होगा उसके ऊपर में लेयर की थिकनेस डिपेंड करेगी। और ये टिपिकल क्रॉस सेक्शन ऑफ रिजिड पेमेंट है। तो रिजिड पेमेंट में पहला लेयर होगा हमारा क्या कहते हैं, एक स्लैब होगी जो जो ये है। तो इट इज मेड अप ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट कंक्रीट की एक पेमेंट होगी, रिजिड पेमेंट होगी, क्योंकि पोर्टलैंड सीमेंट कंक्रीट की बनी हुई होगी। तो सरफेस कोर्स में पोर्टलैंड सीमेंट कंक्रीट की स्लैब होगी, जिसकी थिकनेस वेरिंग फ्रॉम 230 mm से 300 mm तक का होता है। 300 से ऊपर भी होता है। दैट विल डिपेंड वंस अगेन द सॉइल और उसके जो कंक्रीट है, कंक्रीट के फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ उसकी प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है कि हम कौन से ग्रेड की कंक्रीट प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके ऊपर में इसका डिपेंड करेगा। उसके नीचे डीएलसी होगा, ड्राई लीन कंक्रीट। फिर उसके नीचे एक ड्रेनेज लेयर होगी, फिर सबसे नीचे सबग्रेड सॉइल होगा। उसके नीचे सबग्रेड सॉइल होगा। तो दिस इज क्रॉस सेक्शन, टिपिकल क्रॉस सेक्शन ऑफ द फ्लेक्सिबल पेमेंट, जस्ट फॉर द नॉलेज पब्लिक। उसके लेयर्स क्या होते हैं, उसकी मोटा मोटी थिकनेस क्या होती है, और रिजिड पेमेंट क्या होता है। बट एक चीज समझना पड़ेगा, जो रिजिड पेमेंट का कंस्ट्रक्शन कास्ट है वो ज्यादा होता है बनस्पत की फ्लेक्सिबल पेमेंट के, बट मेंटेनेंस कास्ट रिजिड पेमेंट का बहुत कम होता है और फ्लेक्सिबल पेमेंट का ज्यादा होता है। तो एक जुडिशियस डिसीजन हैज टू बी टेकन कि हमें इनिशियल खर्चा ज्यादा करना है या लगातार खर्चा ज्यादा करते हुए जाना है। इट विल डिपेंड अपॉन द एम्प्लॉयर, और जो प्रोजेक्ट को बना रहा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ट्रिपल पी या जो पब्लिक जो ट्रिपल पी में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में बन रहे हैं, उनके भी इन्वेस्टर्स को भी एक कॉल लेना पड़ेगा कि किस तरह के हमको डिसीजन लेना चाहिए। क्योंकि हमने देखा है कि यदि फ्लेक्सिबल पेमेंट बना दिए जा रहे हैं जहाँ की सॉइल और ट्रैफिक लोड बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे फ्लेक्सिबल पेमेंट बना दिए जा रहे हैं, तो इतना ज़्यादा मेंटेनेंस है कि इट इज़ बियॉन्ड कंट्रोल, और खर्चे भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं साइट के ऊपर में, क्योंकि बहुत लीन ऑर्गेनाइजेशन होता है, एक तो काम नहीं कर पाता है, देयर विल बी अ लॉट ऑफ इन्फ्रेज। तो इसके लिए ये जरूरी है कि जब हम कोई प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं, तो यदि वो 15 साल 20 साल के लिए मेंटेनेंस में है, तो वी मस्ट टेक द कॉल कि हमको कौन सा करना है। फिर जहाँ पे ब्रेकिंग फोर्स ज़्यादा लग रहा हो, जहाँ पे चढ़ाई ज़्यादा हो, वहाँ पे जो जरूर हमको रिजिड पेमेंट बनाना चाहिए, क्योंकि ब्रेकिंग फोर्स की वजह से जल्दी से जल्दी जो है फ्लेक्सिबल पेमेंट खराब होते रहता है। फिर जहाँ ड्रेनेज की प्रॉब्लम है, जहाँ पानी स्टेगनेट हो रहा है, वहाँ पे भी हम लोगों को, क्योंकि जो इसका इसका लोड 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 है, मतलब कि लगभग 2 टन 3 टन पर मीटर स्क्वायर आ जाता है ड्यूरिंग द मानसून एंड ऑल। तो उसमें क्या कहते हैं, फ्लेक्सिबल पेमेंट स्टैंड नहीं कर पाता है। तो आई वुड से व्हेन लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है किसी भी प्रोजेक्ट के साथ में, तो वी मस्ट गो एट वेरियस लोकेशंस वेयर लाइकली लोड्स आर गोइंग टू बी मोर, ड्रेनेज प्रॉब्लम है, ट्रैफिक इज मोर, वी शुड गो फॉर द रिजिड पेमेंट। तो डिफरेंस क्या होता है कि जो फ्लेक्सिबल पेमेंट है, इसका जो फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ होता है लो और वेरी नेग्लिजिबल होता है। तो इसका फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट
is low or negligible. Whereas rigid pavement का stiffness very high होता है, it has high stiffness and flexural strength. It has high strength and flexural. इसमें जो फ्लेक्सिबल पेमेंट में लोड जो है ग्रेन टू ग्रेन ट्रांसफर होता है. इन फ्लेक्सिबल पेमेंट load transfer takes place grain to grain. Load transfers take place grain to grain. जबकि जो रिजिड पेमेंट होता है वो स्लैब एक्शन के द्वारा होता है, तो जो अंडरलाइंग ये जो वीक स्पॉट भी है तो उस पर वो ब्रिज कर देता है. तो द लोड ट्रांसफर by the rigid pavement is due to slab action it bridges over the weak spots any if any. जो रिजिड पेमेंट के द्वारा जो स्लैब एक्शन से लोड ट्रांसफर होता है ये वाइडर एरिया में होता है, जिसमें कोई वीक स्पॉट भी है तो उसको ब्रिज कर देता है एंड लोड गोज टू दी जो अगला स्पॉट होगा उसके ऊपर में चला जाता है. तो एक बहुत ही स्टेबल वो देता है, अदरवाइज जो पूरा सॉइल ही फेल हो जाए. अदरवाइज इट विल टेक डिस्टेंस फ्रॉम अंडर द सॉइल जहाँ से इसको अवेलेबल होगा वहां से लोड उसको ट्रांसफर कर देगा. देन थर्ड ये क्या होता है कि जो फ्लेक्सिबल पेमेंट होता है देयर इज नो ज्वाइंट इन द फ्लेक्सिबल पेमेंट. इसमें जो रिजिड पेमेंट होता है उसमें ज्वाइंट होंगे 3 मीटर 5 मीटर 3.5 मीटर. उस स्लैब को उसमें इन द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन आल्सो क्या कहते हैं ज्वाइंट्स होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल ज्वाइंट्स और ट्रांसवर्स टाइप बार्स प्रोवाइड किए जाते हैं और वो ट्रांसवर्स डायरेक्शन में भी ज्वाइंट हैं. स्लैब 3-3.5 मीटर की स्लैब में चलता है तो इसलिए देयर विल बी ज्वाइंट्स in the payment, in the rigid payment. यदि फ्लेक्सिबल पेमेंट केस में यदि अंडरलाइंग सब ग्रेड स्टार्ट होता है या उसमें कोई भी डिफॉर्मेशन होता है इट विल रिफ्लेक्ट एट द टॉप, क्योंकि आप इट विल रिफ्लेक्ट एट द टॉप. वो मतलब कि बीच में सब बेस से होता हुआ मतलब कि उसके सब्सक्रीन लेयर में भी वो रिफ्लेक्ट करता हुआ चला जाएगा. यदि हम कोई सब ग्रेड बनाए हुए हैं उसमें बम्पिंग है या कोई वीक स्पॉट है तो वहां पे वो ऊपर तक आ जाएगा, क्योंकि वो तो नेग्लिजिबल फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ है. यदि कोई भी वीक है तो इट हैज टू कम अप. सो any deformation
any deformation of subgrade reflects at top at surface. इन रिजिड पेमेंट या तो स्लैब फिर बैठ ही जाएगी, बहुत वीक होगा तो इट विल टोटली सेटल, अदरवाइज इट डजंट रिफ्लेक्ट एट टॉप. So the deformation of subgrade or failure of subgrade doesn't reflect at top unless otherwise total settlement is there. Does not reflect at top. Reflects at top. इन केस ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट उसको 24 घंटे के अंदर ट्रैफिक उस पर छोड़ी जा सकती है, जबकि रिजिड पेमेंट में जब तक स्ट्रेंथ उस पर आ नहीं जाएगा, कटिंग हो गई, उसका ज्वाइंट सीलिंग हो गया, सब कुछ होने के बाद ही उस पर ट्रैफिक छोड़ा जाता है. दैट इज जनरली इट टेक्स 28 डेज. तो जब कोई इमरजेंसी में कोई काम करना है, जल्दी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है, तो फ्लेक्सिबल पेमेंट इज द राइट ऑप्शन देन द रिजिड पेमेंट. सो क्यूरिंग time of flexible payment is 24 hours, whereas in case of rigid payment it is a minimum 28 days to complete all this thing, and जो complete होगा उसको distance fully attain करने के लिए. So इसका क्यूरिंग टाइम 28 डेज होता है. क्यूरिंग टाइम ऑफ रिजिड पेमेंट इज 28 डेज. फ्लेक्सिबल पेमेंट के डिजाइन में सबग्रेड का स्ट्रेंथ रोल प्ले करता है, whereas in case of rigid payment की डिजाइन में उसके फ्लेक्सिबल स्ट्रेंथ रोल प्ले करता है. To determine the फ्लेक्सिबल स्ट्रेंथ ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट हम लोग उसमें एक कोर कट करते हैं. कोर को फिर 3-4 पार्ट में प्रिज्मेटिक रूप में कर लेते हैं. उसका जैसे 50x50 × 305 mm का एक स्पेसिमेन तैयार करते हैं, जिसका लेंथ 350 mm होता है, 305 mm होता है, और 260 mm 260 पे यहाँ एक सपोर्ट पे उसको रख दिया, और जो फोर्स अप्लाई किया है, ये जैकिंग यूनिट है, जो फोर्स अप्लाई करते हैं तो वी फाइंड आउट द फ्लेक्सिबल स्ट्रेंथ ऑफ अब क्या कहते हैं फ्लेक्सिबल पेमेंट के जो फ्लेक्सिबल स्ट्रेंथ निकालना है टेस्टिंग में, जो 3 पॉइंट लोडिंग के तहत इसको डिटरमाइन करते हैं. ये बहुत ही लो पाया जाता है, बट फॉर द डिजाइन पर्पज, फॉर द रिसर्च पर्पज दिस टेस्ट आर बीइंग कंडक्टेड कि इसके स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ को कुछ एडिटिव करके कैसे इसको बढ़ाया जा सकता है. So a lot of research is going on to improve the structural strength of the flexible payment. With this, I hope that जो रिजिड पेमेंट और फ्लेक्सिबल पेमेंट के बीच के डिफरेंस है वो क्या होते हैं क्लियर हो गया होगा. अब हम लोग IRC 37 2018 के डिजाइन प्रोविजंस क्या दिए गए हैं उसकी स्टडी स्टार्ट करेंगे. इन डिफरेंट in number of videos we will understand what is the design procedure of the flexible payment in coming up lectures. Thank you.